नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशियन गेम्स में भारत को तीसरा गोल्ड। 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड। सुदीप्ति, दिव्यकृति, हृदय और अनुष की चौकरी ने किया कमाल। अब तक टोटल मेडल 14। फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। एफएमसीजी, मेटल, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद। रियल्टी, एनर्जी स्टॉक्स में की खरीदारी। आईटी, बैंकिंग, फार्मा स्टॉक्स पर दबाव। भारी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को खरीदने पर मिल सकती है राहत। 20 से 25% दाम घटाने की उम्मीद। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक में फिर कोहराम। बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेज और सरकारी बस और ऑटो बंद। शुक्रवार को पूरा कर्नाटक रहेगा बंद। किसानों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। एमपी में बीजेपी की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी। 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद विधानसभा के लिए मैदान में। कांग्रेस ने साधा बीजेपी की लिस्ट पर निशाना। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी, लेकिन श्रद्धालुओं से 22 जनवरी को मंदिर नहीं आने का किया अनुरोध। वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। 5 दशक के करियर में प्यासा, कागज के फूल, गाइड जैसी फिल्मों में निभा चुकी हैं अमर किरदार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और सबसे पहले खबर गोल्ड की। एशियन गेम्स में तीसरे दिन भी भारत का कमाल का प्रदर्शन जारी है। भारत ने तीसरे दिन घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ एशियन गेम्स में अब तक भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। घुड़सवारी से पहले भारतीय महिला क्रिकेट और शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा इबाद अली ने सेलिंग के विंड सर्फिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनसे पहले सेलिंग में नेहा ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता था। इसी के साथ पदक तालिका में भारत 14 मेडल के साथ छठे पायदान पर मौजूद है। और अब तक भारत को एशियन गेम्स में 14 मेडल मिल चुके हैं, जिनमें 3 गोल्ड हैं। टेली मेडल में भारत अभी छठे पोजीशन पे है। अभी सबसे ज्यादा मेडल के साथ चीन नंबर 1 पर है, तो दक्षिण कोरिया नंबर 2 पर और जापान तीसरे पायदान पर है। वहीं भारत छठे स्थान पर है। और अब दूसरी खबर देश की आईटी सिटी बेंगलुरु की, जहां कावेरी नदी के पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल कावेरी नदी का पानी छोड़ने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद है। ये बंद कर्नाटक के किसानों और विभिन्न संगठनों ने बुलाया है। साथ ही विपक्ष की पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। संगठनों की मांग है कि सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाए ताकि इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। बंद की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक सरकार को 13 सितंबर से 15 दिन तक 5000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने को कहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने CWMA के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। पानी को कर्नाटक में कोई नहीं छोड़ेगा। मतलब पहले अपना घर अच्छा रहने से दूसरे का घर देख सकते हैं। तुम अपने घर में तकलीफ आ गया तो तुम कैसे दूसरा आदमी को देख सकते हैं। उस वजह से कभी भी अभी पानी का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो वजह से हम दूसरे को नहीं दे सकते। उसको समझ रहना चाहिए कि ऐसे हालत में उसके घर में पानी नहीं है तो हम जाके मांगे तो कैसे देगा। वो समझना चाहिए कि जैसे कोर्ट जो भी फैसला करता है सोच समझ के किया तो अच्छा है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कोई मजबूर आदमी है कि मतलब रोज कमा के खाने वाला रहता है, उसके पेट पे अभी लॉक करने जैसे, क्योंकि सिस्टम जो है बंद बोल दिया तो पूरे लोग लॉक हो जाते हैं। जो नहीं सो वाला अटक जाएगा, उसका घर चलना मुश्किल रहता है। जो भी आपको ऑटो दिख रहे हैं ना, पूरा नाइट ड्राइवर नाइट ड्यूटी करके है। अब हम 7 बज गए हैं, अब हम लोग सब लोग घर वापस पहुंचेंगे उतना ही। अभी सपोर्टिंग गाड़ी तो कोई नहीं चलाएगा इधर। हम सपोर्ट करेगा कावेरी का पूरा, कभी भी करो सपोर्ट करेगा। हम सर्विस बंद कर रहा है, अभी सर्विस नहीं है, अभी पूरा बंद करके अब इधर खड़ा है। वो स्ट्राइक में जाता, हम स्ट्राइक बनाने के लिए जाता है, वो पूरा बंद कर फ्रीडम पार्क को जाएंगे। पूरा कावेरी का बोलो तो हम पानी पीता जे, पानी नहीं हो तो कैसे पियेंगे, कैसे रुकेंगे। एक दिन पानी नहीं छोड़ा तो घर में पूरा भी मुश्किल हो जाता।
और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। कल यानी सोमवार को बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट के प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से उनके बेटे की जगह टिकट दिया गया है। इसके बाद आज बीजेपी ने एक और प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी ने मोनिका भट्टी को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। एमपी में बीजेपी अब तक 230 में से 79 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। और बीजेपी की लिस्ट में शामिल केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो आदेश दिया जाएगा वो उसे मानेंगे। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से उनके बेटे की जगह टिकट दिया गया है। विजयवर्गीय का कहना है कि जब टिकट का ऐलान हुआ तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन वो पार्टी के आदेश को मानेंगे। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। और इधर बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस तंज कस रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि दूसरी लिस्ट पर एक बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। भाजपा आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबरा गई है, देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। पर बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। क्या है एमपी का चुनावी माहौल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट अपडेट की। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में दबाव देखने को मिला। दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 78 पॉइंट्स गिरकर 65,945 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 पॉइंट्स गिरकर 19,665 पर। सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी एनर्जी स्टॉक्स में रही। आईटी, बैंकिंग, फार्मा पर दबाव देखने को मिला। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। सुमित, बताइए कौन से स्टॉक सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा फोकस आज के सेशन में? देखिए, आज बाजार वैसे तो फ्लैट बंद हुआ, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में आपको थोड़ा ब्रॉडर साइड पे 50-50 का ये रेशियो दिखाई पड़ेगा। सीमेंट जैसे सेक्टर में खरीदारी थी और डाइवर्सिफाइड स्पेस में खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। टॉप गेनर्स में आयशर का नाम है, 2.5% के आसपास की तेजी है। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2% ऊपर। नेस्ले 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ और ओएनजीसी करीब 1.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में सिप्ला करीब 1.5% के आसपास का फॉल यहां। टेक महिंद्रा करीब 1.5% की बिकवाली। इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 1% के आसपास का फॉल यहां रहा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में कोचिन शिपयार्ड 11% चढ़ा। एमटार टेक 7%, एनसीसी लिमिटेड करीब 7.5% और ज्योति लैब रफली 5.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एचएलई ग्लास कोट करीब 8.5% नीचे। आईबीडीएल लगातार तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग 3.5% नीचे। जीआर इंफ्रा 3.5% नीचे और केएसबी पंप करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स यहां पर आज प्रेशर था, लेकिन ओवरऑल मार्केट का आज एक फ्लैटिश नोट पे ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ा।
शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। और goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा के मुताबिक सीमेंट की बड़ी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है। कुछ सेक्टर्स में अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो उसमें एक मेन सेक्टर जो समझ में आ रहा है वो सीमेंट सेक्टर है। डिमांड ग्रोथ बहुत ही सॉलिड चल रही है, करीबन 15 to 20% डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है Q2 में, और ये ट्रेंड आई थिंक इलेक्शंस तक कंटिन्यू रह सकता है। और साथ ही में थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर इंक्रीज को देखते हुए सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक्स लिए हैं काफी बड़े बड़े, तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर एक टॉप परफॉर्मर हो सकता है अगले 1 से 2 क्वार्टर के लिए। और इस त्योहारी सीजन में शॉपिंग के नए रिकॉर्ड बनने की संभावना है। प्री कोविड लेवल से ज्यादा खरीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेड शेयर की माने तो इस साल ई कॉमर्स में करीब 90,000 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा यानी कि 4 लाख करोड़ की शॉपिंग की उम्मीद है। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कपड़े, लाइफस्टाइल गुड्स से लेकर ज्वेलरी, किचन आइटम्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है। हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से इस एक महीने में ही करीब 90,000 करोड़ का सेल एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री के लिए। जस्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू दिवाली पीरियड 90,000 करोड़ की सेल की उम्मीद है इस एक महीने में। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लोग क्या खरीदेंगे पूरे साल। आई थिंक कैटेगरीज लाइक मोबाइल, अप्लायंसेज, इन सब की सेल्स थोड़ी ढीली रही है, उतनी फास्ट नहीं हुई है। बट हर साल की तरह फेस्टिव सीजन में सबसे अच्छे ऑफर्स, डिस्काउंट्स, EMIs, इन सब की वजह से हमारी उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी अच्छा करेगी। और इस बार एक चीज अलग होगी कि फैशन, ब्यूटी और ये सारी कैटेगरीज में भी काफी अच्छा सेल परफॉर्मेंस रहने वाला है इस फेस्टिव मंथ में। और सरकार इलेक्ट्रिक ट्रक, ट्रैक्टर और भारी व्हीकल पर सब्सिडी दे सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय इस पर जल्द प्रस्ताव ला सकता है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या है भारी वाहनों पर सब्सिडी की एक्सक्लूसिव खबर? जी, इस वक्त सरकार जो है फेम 3 पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसमें एक बड़ी कैटेगरी होने जा रही है हैवी ड्यूटी कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर शामिल है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फोक लिफ्ट होंगे वो होंगे, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो कई सारे व्हीकल्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। अब तक जो फेम स्कीम रही है उसमें 2 व्हीलर को, 3 व्हीलर को, 4 व्हीलर को, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बसेस को भी शामिल किया गया था, लेकिन हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि सरकार को लगता था कि जो पहले जो है कंज्यूमर को या फिर जो मास यूज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन जो फेम 3 है उसमें एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में होने जा रहा है, और इसलिए ये पॉलिसी लाई जा रही है जहां इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनियों को राहत दी जाएगी। और सरकार को लगता है कि 20 से 25% जो इलेक्ट्रिक बस की कीमत है वो कम हो जाएगी। अभी जो स्थिति है, टाटा मोटर्स के पास एक सीरीज है एस की, या फिर अशोक लेलैंड बॉस सीरीज लेके आया है इलेक्ट्रिक ट्रक्स की, या फिर जो वोल्वो आइशर है उनकी भी 1000 ट्रक लाने की योजना है, लेकिन बहुत पेनिट्रेशन कम है। मतलब यूजुअली जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि इसके बाद जो है कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएंगी। इलेक्ट्रिक ट्रक्स और ट्रैक्टर का सेगमेंट है वो भी काफी बड़ा है, उसको लेकर फिलहाल जो है इंटरनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इस पर शुरू होने वाला है, और अगले 1 से 2 महीने के अंदर हम देखेंगे कि फेम 3 का जो ड्राफ्ट है वो आएगा, और उसमें कमर्शियल सेगमेंट को जो है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को एक काफी ज्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया रोहन आपका। और एक और खबर की रुख करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से जीएसटी लागू होना है। देश भर में इसे लागू करने पर 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग है। बैठक का क्या होगा एजेंडा, बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन गेमिंग मेन एजेंडा है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार ने ऐलान कर दिया था कि 1 अक्टूबर से देश भर में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाएंगे, और राज्यों को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ राज्यों ने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, कुछ राज्यों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, इन सब मुद्दों पर जो 7 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें चर्चा होगी। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो 1 तारीख से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी इम्प्लीमेंट होना है, उसे
लेकर जो जरूरी नोटिफिकेशंस हैं वो अगले एक हफ्ते के भीतर जारी हो जाएंगे, जिसमें वैल्यूएशन को लेकर और मोड्स को लेकर जो कुछ जरूरी नोटिफिकेशन है। अभी तक जो 1 अक्टूबर से जीएसटी 28% लगाना है उसको लेकर नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो जाएगा। इसके अलावा जो 7 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें कुछ जो पेंडिंग एजेंडे हैं, जैसे कि मिलेट्स पर 0% जीएसटी करना था, क्योंकि मिलेट्स के कई सारे प्रोडक्ट्स पर अभी भी 5% या ज्यादा जीएसटी लगता है, क्योंकि वो पैकेज फॉर्मेट में आते हैं। तो सरकार चाहती है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए उसको 0 किया जाए, तो ये एक प्रपोजल पेंडिंग है। स्टील स्क्रैप पर जो काफी लंबे समय से चल रहा है कि उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए के अंदर लाया जाए, उसको लेकर अंतिम फैसला कुछ हो सकता है। हालांकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो इसको लेकर ऑफिसर्स की कमेटी बनी थी उन्होंने ये कहा था कि स्टील स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू करना ठीक नहीं रहेगा, तो ये भी एक अंतिम फैसला वहां पर जो मेंबर्स की मौजूदगी में एक फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है उसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है उसको भी लेकर चर्चा हो सकती है। तो ये कुछ पेंडिंग इशू हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राज्यों में विधानसभा, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर आचार संहिता लागू होनी है, तो ये जो पिछले दिनों डिसीजंस हुए हैं उसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इस आचार संहिता के पहले इंप्लीमेंट करना है, इसको लेकर भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी, और साथ ही साथ जो बाकी पेंडिंग जैसे जीएसटी ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए मुद्दे हैं और बाकी मुद्दे, उसको इंप्लीमेंटेशन को लेकर ये बैठक जो है काफी अहम रहने वाली है। शुक्रिया आपका आलो की डिटेल्स बताने के लिए। और साइंस जर्नल नेचर पोर्टफोलियो की एक स्टडी के मुताबिक भारत में लोग जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं। क्या होता है इसका सेहत पर असर? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। इसके लिए देश में 46 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में भाग्य के साथ राज्य सरकारों में भी भर्तियां होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और आगे युवाओं के लिए कई बड़े अवसर आएंगे। पिछले 9 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। और भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। अपने 5 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज के फूल, गाइड जैसी कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए। उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। वहीदा रहमान का बखान करते अनुराग ठाकुर ने लिखा है कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा जी ने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से प्रोफेशनल लाइफ में सफलता हासिल करने में सक्षम है। खुशी लग रही है और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अवार्ड है। वो जब कभी जो भी चीज़ प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से देते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आईबी मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी का, और पूरे जितने भी जूरीज होंगे उन्होंने मुझे चूज़ किया, इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। और अब बात गणपति बप्पा मोरिया की। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा आज मुंबई दौरे पर हैं। यहां उन्होंने गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान लाल बाग चौराहा में पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद रहे। लाल बाग चौराहा के दर्शन के बाद नड्डा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। लिंक खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।